दोस्तों, अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि इस धरती पर सबसे तेज कौन दौड़ सकता है, तो आप आंसर देंगे हुसैन बोल्ट। और ये आंसर सही भी है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सबसे तेज कौन चल सकता है? कोई स्पेसशिप, कोई फाइटर प्लेन या बंदूक की गोली? इसका आंसर है इन सब में से कोई नहीं। सबसे तेज प्रकाश चलता है, यानी लाइट से तेज कोई नहीं चल सकता। प्रकाश एक सेकंड में 2,99,792.458 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सीधी भाषा में समझे तो सब तेज लड़ाकू विमान को भी हमारी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 10 से 11 घंटे लगते हैं, जबकि प्रकाश एक सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रकाश की चाल कितनी तेज है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि प्रकाश की गति को कैसे मापा गया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस चाल को मापने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा अलग अलग समय पर प्रयोग किए गए, जो आपको सारणी में नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो ने लालटेन प्रयोग किया, जिसमें गैलीलियो और उनका साथी एक एक लालटेन लेकर आमने सामने स्थित दो पहाड़ियों की चोटी पर चढ़ गए। और उन्होंने तय किया कि पहले गैलीलियो अपने लालटेन का ढक्कन खोलेंगे और अपनी घड़ी को स्टार्ट कर देंगे। और जब सहायक को गैलीलियो के लालटेन का प्रकाश दिख जाएगा, तो वह अपनी लालटेन का ढक्कन खोल देंगे। जिस समय गैलीलियो को सहायक के लालटेन का प्रकाश दिखाई देगा, तो वह घड़ी को बंद कर देंगे। इस प्रकार गति के सामान्य सूत्र से वे प्रकाश की चाल निकाल लेंगे। लेकिन गैलीलियो का यह प्रयोग असफल रहा, क्योंकि प्रकाश की गति बहुत अधिक थी और गैलीलियो की घड़ी को स्टार्ट करने से पहले ही सहायक के लालटेन का प्रकाश दिख जाता था। इसके बाद सन 1676 में डेनिश खगोल शास्त्री ओले रोमर ने जुपिटर ग्रह के उपग्रह आयो की गति का पता लगाया। पर एक्चुअली में रोमर का मोटो लाइट की स्पीड को मापने का नहीं था, बल्कि रोमर तो आयो पर लगने वाले ग्रहण का समय निकाल रहे थे। ये आयो के ग्रहण का मतलब है आयो का जुपिटर के चारों ओर चक्कर लगाते समय पृथ्वी से दिखना बंद हो जाना, अर्थात आयो का जुपिटर की छाया में जाके छुप जाना। इस प्रकार रोमर ने 10 साल तक पृथ्वी की अलग अलग लोकेशन से आंकड़े कलेक्ट किए और उन्होंने देखा कि आयो को जुपिटर का एक चक्कर पूरा करने में लगभग एक दिन 18 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है। सिंपल में समझे तो 42 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है। रोमन ने देखा कि जब पृथ्वी और जुपिटर आपस में सबसे नजदीक होते हैं, अर्थात पृथ्वी व जुपिटर की सीधी दूरी सबसे कम होती है, उस समय आयो ग्रहण के बाद सामान्य ग्रहण के समय से 11 मिनट पहले दिखाई दे जाता है। और जब पृथ्वी और बृहस्पति की दूरी अधिकतम होती है, उस समय आयो ग्रहण के सामान्य समय से 11 मिनट बाद में दिखाई देता है। इसको सिंपल भाषा में समझें तो माना पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है, जिसमें बिंदु ए व बिंदु बी के बीच की दूरी को प्रकाश 22 मिनट में तय करता है। यानी बिंदु ए व बिंदु बी के बीच की दूरी वर्त का व्यास होगी। उस समय पृथ्वी के परिक्रमा पथ का व्यास लगभग 28,24,80,000 माना गया था और गति के सामान्य सूत्र से प्रकाश की चाल 2,14,000 किलोमीटर प्रति सेकंड मापी गई। इसके बाद सन 1726 में ब्रिटिश खगोल शास्त्री जेम्स ब्राडले ने उत्तर दिशा की ओर दिखने वाले डेक्रो तारामंडल के सबसे चमकदार सितारे इल्टानिन की स्थिति का पता लगाने के लिए दूरबीन की सहायता से कुछ प्रयोग किए और उन्होंने देखा कि तारे की वास्तविक स्थिति और दिखाई देने वाली स्थिति में कुछ कोण का अंतर है। इस स्थिति के अंतर की व्याख्या उन्होंने इस सूत्र द्वारा की और प्रकाश की गति 3,01,001 प्राप्त की, जो कि वास्तविक मान से 0.5% अधिक है। इसके बाद हिप्पोलिट फ्यूजो ने लाइट की स्पीड को मापने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जो खगोल शास्त्रीय घटनाओं से परे था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बल्ब और एक घूमने वाला पहिया, जिस पर 720 बराबर आकार के छेद व उभार बनाए गए थे, और एक आंशिक दर्पण व एक पूर्ण परावर्तक दर्पण का उपयोग किया। प्रायोगिक व्यवस्था के अनुसार आंशिक परावर्तक दर्पण को बल्ब व घूमने वाले पहिए के बीच रखा गया और पूर्ण परावर्तक दर्पण को घूमने वाले पहिए से 8 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया। फिजू ने पहिए को 13 घूर्णन प्रति सेकंड की दर से घुमाया, तो उस समय बल्ब से निकला हुआ प्रकाश आंशिक परावर्तक दर्पण से होता हुआ पहिए के छेद से निकलकर पूर्ण परावर्तक दर्पण पर गिरकर वापस लौटते समय पहिए के उभार से टकरा जाता है और आंख तक नहीं पहुंच पाता है। इस कंडीशन में पहिए को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 1/13 सेकंड तथा साथ ही एक उभार को पार करने में लगा समय 1/13/720 + 720 सेकंड होगा।
प्रकाश को एक छेद से निकलकर दर्पण से टकराकर वापस आने में लगा समय 16,000 मीटर बटा प्रकाश की चाल होगा। लेकिन फिजू के अनुसार प्रकाश का छेद से निकलकर दर्पण से टकराकर वापस आने में लगा समय पहिए के उभार को घूमने में लगने वाले समय के बराबर होगा। पर गणना के अनुसार यह 1/13 इंटू 2 इंटू 720 इक्वल टू 16,000 बटा प्रकाश की चाल होगा। और गणना द्वारा ये पाया गया कि प्रकाश की चाल 3,15,000 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो कि प्रायोगिक मान से 5% अधिक थी। इसके बाद सन 1862 में फोकाल्ट ने फ्यूजी के प्रयोग में थोड़ा सा बदलाव किया और घूमने वाले पहिए की जगह घूमने वाला दर्पण का उपयोग किया और प्रकाश की गति 2,98,000 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राप्त की। इसके बाद सन 1864 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने प्रकाश को एक विद्युत चुम्बकीय तरंग माना और उन्होंने विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के गणितीय समीकरणों की निर्वात में गणना की। वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के अवकल समीकरणों के माध्यम से उन्होंने प्रकाश की चाल निर्वात के अंदर 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राप्त की, जो कि वास्तविक मान से काफी निकट थी। और सन 1920 के दशक में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट माइकल ने 8 तरफ घूर्णन दर्पण तंत्र का उपयोग करके प्रकाश की गति लगभग 2,99,774 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राप्त की। पर 1970 का दशक आते आते सीजियम घड़ियों तथा लेजरों का विकास हो चुका था, जिससे प्रकाश की रफ्तार को मापने के लिए हमें और सुविधा होने लगी और हमने प्रकाश की गति 2,99,792.458 प्राप्त की। पर मीटर की परिभाषा अभी तक निश्चित नहीं हो सकी थी, जिसके कारण प्रकाश की गति का मान स्वीकार नहीं किया जा सका। पर सन 1983 में व्यवहारिक तौर पर प्रकाश की गति 2,99,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड स्वीकार की गई और मीटर को इस प्रकार परिभाषित किया गया कि प्रकाश को 1 मीटर चलने में लगा समय 1/299,792.458 सेकंड होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमें प्रकाश की गति का निश्चित मान ज्ञात करने में लगभग सन 1625 से लगाकर सन 1983 तक 358 साल का लंबा वक्त लगा।